वेलकम बैक टू द चैनल। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं चैप्टर 6 ऑफ भारतीय साक्ष्य अधिनियम। और ये चैप्टर बात करता है कि अगर डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है तो आप डॉक्यूमेंट कोर्ट में लेके आओ। और ऐसा ही कुछ सेक्शन 94 बात करता है जो कि है बेस्ट एविडेंस रूल। और रीड करते हैं सेक्शन 94 को। व्हेन द टर्म्स ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट और ऑफ अ ग्रांट और एनी अदर डिस्पोजिशन ऑफ प्रॉपर्टी हैव बीन रिड्यूस्ड टू द फॉर्म ऑफ अ डॉक्यूमेंट and in all cases in which any matter is required by law to be reduced to the form of a document, no evidence shall be given in proof of the terms of such contract, grant or other disposition of property or of such matter except the document itself or secondary evidence of its contents in cases in which secondary evidence is admissible under the provisions herein before contained. और इस प्रोविजन के दो एक्सेप्शन भी हैं। एक्सेप्शन 1 टॉक्स अबाउट व्हेन अ पब्लिक ऑफिसर इज रिक्वायर्ड बाय लॉ टू बी अपॉइंटेड इन राइटिंग एंड व्हेन इट इज शोन दैट एनी पर्टिकुलर पर्सन हैज एक्टेड एज सच ऑफिसर, द राइटिंग बाय विच ही इज अपॉइंटेड नीड नॉट बी प्रूव्ड। एंड एक्सेप्शन 2 बात करता है विल्स एडमिटेड टू प्रोबेट इन इंडिया मे बी प्रूव्ड बाय द प्रोबेट। तो सेक्शन 94 हमारा बेस्ट एविडेंस रूल के बारे में बात करता है और ये कहता है कि अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट, ग्रांट या प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई डील है और वो रिटन फॉर्म में, लिखित रूप में है, या फिर लॉ के हिसाब से बोला गया था कि उस चीज को आपको जो है लिखना जरूरी है, ऐसे किसी डॉक्यूमेंट के जितने भी टर्म्स होंगे यानी जितनी भी शर्तें होंगी उनको प्रूफ करने के लिए सिर्फ वही डॉक्यूमेंट चलेगा। मतलब कोर्ट में ओरल बातें कह के आप नहीं बता सकते कि उस डॉक्यूमेंट में ये लिखा है या डॉक्यूमेंट ऐसा है। मतलब जो डॉक्यूमेंट है अगर आप वो कोर्ट में लेके आ गए, दैट इज योर बेस्ट एविडेंस। और अगर डॉक्यूमेंट नहीं है तब कुछ सर्कमस्टांसेस में है जहां पर आप सेकेंडरी एविडेंस दे सकते हैं, जैसे कि फोटोकॉपी एटसेट्रा। वो भी तब जब भारतीय साक्ष्य अधिनियम आपको अलाउ कर रहा है, लॉ आपको अलाउ कर रहा है ऐसा करना। और एक्सेप्शन 1 बात करता है अगर कोई पब्लिक ऑफिसर है जैसे कि पटवारी हो गए या रजिस्ट्रार हो गए और उनका अपॉइंटमेंट रिटन फॉर्म में होता है, अपॉइंटमेंट लेटर से होता है, लेकिन ये प्रूव हो जाए कि वो आदमी एक्चुअल में काम कर रहा था उस पोस्ट पे, जैसे कि पटवारी की जॉब कर रहा था, रजिस्ट्रार की जॉब कर रहा था, तो ऐसे पर्सन का अपॉइंटमेंट लेटर कोर्ट में प्रूव करने की जरूरत नहीं होती। अगर वो पर्सन अपने ऑफिस में बैठ के काम कर रहा है एज रजिस्ट्रार तो ये एज्यूम करना पड़ेगा कि उसको अपॉइंट किया गया है। आप ये नहीं बोलोगे कि जी इनका जो है अपॉइंटमेंट प्रूफ करो कोर्ट में आके, नहीं, ये एक्सेप्शन 1 के अंदर कवर हो जाता है। उसी के साथ ही एक्सेप्शन 2 बात करता है अगर कोई विल प्रोबेट हो चुकी है। प्रोबेट ऑफ विल का मतलब ये हो गया कि एक तरीके से वो विल प्रूव हो चुकी है, उसमें जितने भी विटनेसेस थे उनको कोर्ट में बुलाया गया, उनका एग्जामिनेशन हुआ है, उनका क्रॉस एग्जामिनेशन हुआ है एंड फाइनली विल जो है वो प्रोबेट हो चुकी है। तो ऐसे केस में विल को प्रूव करने के लिए प्रोबेट सर्टिफिकेट काफी होता है। इसी के साथ हम चलते हैं एक्सप्लेनेशन की तरफ। एक्सप्लेनेशन 1 बात करती है दिस सेक्शन अप्लाइज इक्वली टू केसेज इन विच द कॉन्ट्रैक्ट्स, grants or dispositions of property referred to are contained in one document and to cases in which they are contained in more than one। तो एक्सप्लेनेशन 1 बताता है अगर कॉन्ट्रैक्ट एक डॉक्यूमेंट में है या बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स में है तो जो भी डॉक्यूमेंट्स है सबको प्रूफ करना पड़ेगा। एंड एक्सप्लेनेशन 2 बात करती है वेयर देयर आर मोर ओरिजिनल देन वन ओरिजिनल ओनली नीड टू बी प्रूव्ड। सो एक्सप्लेनेशन 2 बता रहा है अगर एक डॉक्यूमेंट के मल्टीपल ओरिजिनल है तो सिर्फ एक ओरिजिनल को प्रूव कर दो, वो काफी है। इसी के साथ एक्सप्लेनेशन 3 बात करती है द स्टेटमेंट इन एनी डॉक्यूमेंट व्हाटएवर ऑफ अ फैक्ट अदर देन द फैक्ट्स रेफर्ड टू इन दिस सेक्शन शैल नॉट प्रिक्लूड द एडमिशन ऑफ ओरल एविडेंस एज टू द सेम फैक्ट। तो एक्सप्लेनेशन 3 ने हमें बता दिया अगर डॉक्यूमेंट में कोई एक्स्ट्रा फैक्ट लिखा हुआ है जो कॉन्ट्रैक्ट का मेन पार्ट नहीं है तो उस फैक्ट के बारे में ओरल एविडेंस आप दे सकते हैं। इलस्ट्रेशंस देखते हैं सेक्शन की। इलस्ट्रेशन ए इफ अ कॉन्ट्रैक्ट बी कंटेन्ड इन सेवरल लेटर्स ऑल द लेटर्स इन विच इट इज कंटेन्ड मस्ट बी प्रूव्ड। अगर कॉन्ट्रैक्ट बहुत सारे लेटर्स में लिखा हुआ है तो सारे लेटर्स को प्रूव करना होगा। इलस्ट्रेशन बी इफ अ कॉन्ट्रैक्ट इज कंटेन्ड इन अ बिल ऑफ एक्सचेंज द बिल ऑफ एक्सचेंज मस्ट बी प्रूव्ड। सो अगर कॉन्ट्रैक्ट बिल ऑफ एक्सचेंज के रूप में लिखा हुआ है, बिल ऑफ एक्सचेंज को प्रूव करना होगा। इलस्ट्रेशन सी इफ अ बिल ऑफ एक्सचेंज इज ड्रॉन इन अ सेट ऑफ 3 ओनली 1 नीड टू बी प्रूव्ड। सो अगर बिल ऑफ एक्सचेंज के 3 ओरिजिनल सेट बने हुए हैं तो सिर्फ एक ओरिजिनल को प्रूव कर दो, वो काफी होगा। इलस्ट्रेशन डी अ कॉन्ट्रैक्ट्स इन राइटिंग विद बी फॉर द डिलीवरी ऑफ इंडिगो अपॉन सर्टेन टर्म्स द कॉन्ट्रैक्ट मेंशंस द फैक्ट दैट
B had paid A the price of other indigo contracted for verbally on other occasions. Oral evidence is offered that no payment was made for the other indigo. The evidence is admissible. इलस्ट्रेशन डी में A और B के बीच में एक रिटर्न कॉन्ट्रैक्ट है। उस कॉन्ट्रैक्ट में मेंशन है कि B ने पहले वर्बली किए गए डील का पेमेंट कर दिया था। B के पेमेंट करने के बारे में ओरल एविडेंस अलाउ है क्योंकि वो फैक्ट रिटर्न कॉन्ट्रैक्ट का टर्म नहीं था, वो आउटसाइड ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट की बात हो रही है, तो उस चीज की आप ओरल एविडेंस दे सकते हैं। जब कोई इंपॉर्टेंट चीज डॉक्यूमेंट में लिखी हुई है, कोर्ट उसकी टर्म्स को प्रूव करने के लिए सिर्फ वही डॉक्यूमेंट मांगता है, ओरल बातें नहीं चलती कोर्ट में ऐसे केस में। इसी के साथ देखते हैं इलस्ट्रेशन ई। ए गिव्स बी अ रिसिप्ट फॉर मनी पेड बाय बी। ओरल एविडेंस इज ऑफर्ड ऑफ द पेमेंट। द एविडेंस इज एडमिसिबल। इसी के साथ चलते हैं हम अपने नेक्स्ट सेक्शन की तरफ, जो है सेक्शन 95, और ये बात करते हैं एक्सक्लूजन ऑफ एविडेंस ऑफ ओरल एग्रीमेंट्स। सेक्शन 95 रीड्स एज when the terms of any such contract, grant or other disposition of property or any matter required by law to be reduced to the form of a document have been proved according to section 94, no evidence of any oral agreement or statement shall be admitted as between the parties to any such instrument or their representatives in interest for the purpose of contradicting, varying, adding to or subtracting from its terms. तो सेक्शन 95 बात करता है पैरोल एविडेंस रूल की, मतलब ओरल एविडेंस कैन नॉट चेंज व्हाट इज रिटन इन द कॉन्ट्रैक्ट। सो जब सेक्शन 94 के हिसाब से एक कॉन्ट्रैक्ट, ग्रांट या प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट कोर्ट में प्रूव हो चुका है, तो अब उसके टर्म्स को चेंज करने के लिए ओरल बातें अलाउ नहीं है। मतलब आप ओरल बात से डॉक्यूमेंट के टर्म्स और कंडीशंस को कॉन्ट्राडिक्ट, वेरी, ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। रिटन डॉक्यूमेंट इज फाइनल, ओरल बात उसको ओवरराइट नहीं कर सकती। प्रोवाइडेड दैट एनी फैक्ट मे बी प्रूव्ड विच वुड इनवैलिडेट एनी डॉक्यूमेंट और विच वुड एंटाइटल एनी पर्सन टू एनी डिग्री और ऑर्डर रिलेटिंग देयर टू सच एज फ्रॉड, इंटिमिडेशन, इलीगैलिटी, want of due execution, want of capacity in contracting party, want or failure of consideration or mistake in law or fact। तो फर्स्ट प्रोविजन के हिसाब से डॉक्यूमेंट को इनवैलिडेट दिखाने के लिए ओरल एविडेंस अलाउड है। मतलब अगर आप प्रूव करना चाहते हो कि डॉक्यूमेंट गलत था तो ओरल एविडेंस चल जाएगा, जैसे कि फ्रॉड, इंटिमिडेशन, इलीगैलिटी, want of due execution, इनकैपेसिटी, नो कंसिडरेशन और फेलियर ऑफ कंसिडरेशन, मिस्टेक ऑफ फैक्ट। अगर ये सारे चीजें हैं, आप इन चीजों से क्या कर रहे हो कि आप दिखा दोगे कि ये डॉक्यूमेंट ही इनवैलिड है, तो इन चीजों को प्रूव करने के लिए आप ओरल एविडेंस जो है वो दे सकते हैं। नेक्स्ट प्रोविजो, प्रोवाइडेड फर्दर दैट द एग्जिस्टेंस ऑफ एनी सेपरेट ओरल एग्रीमेंट एज टू एनी मैटर ऑन विच अ डॉक्यूमेंट इज साइलेंट एंड विच इज not inconsistent with its terms may be proved. In considering whether or not this proviso applies, the court shall have regard to the degree of formality of the document। मतलब डॉक्यूमेंट किसी मैटर पे साइलेंट है और वो बात इनकंसिस्टेंट भी नहीं है जो आपके ओरल एग्रीमेंट में है। सो अगर डॉक्यूमेंट कुछ नहीं बोलता लेकिन ओरल एग्रीमेंट डॉक्यूमेंट से क्लैश नहीं कर रहा है, मतलब दोनों में एक जैसी सी कुछ बातें हो रही हैं, तो ओरल एविडेंस अलाउड है। कोर्ट डॉक्यूमेंट की पहले फॉर्मेलिटी को देखेगा कि जो डॉक्यूमेंट है वो कितना फॉर्मल है, रिटर्न वाला। प्रोवाइडेड ऑल्सो दैट द एग्जिस्टेंस ऑफ एनी सेपरेट ओरल एग्रीमेंट कॉन्स्टिट्यूटिंग आ कंडीशन प्रेसिडेंट टू द अटैचिंग ऑफ एनी ऑब्लिगेशन अंडर एनी सच कॉन्ट्रैक्ट, ग्रांट और डिस्पोजिशन ऑफ प्रॉपर्टी मे बी प्रूव्ड। सो कंडीशन प्रेसिडेंट क्या होती है कि अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, उस कॉन्ट्रैक्ट के परफॉर्मेंस से पहले उस कंडीशन को फुलफिल करना पड़ेगा, इसलिए ये कंडीशन प्रेसिडेंट बोली जाती है। ओरल एग्रीमेंट विच इज आ कंडीशन प्रेसिडेंट की बात कर रहे हैं यहाँ पे हम। अगर कोई ओरल एग्रीमेंट था जिसका पूरे होने पर ही कॉन्ट्रैक्ट स्टार्ट होना था, तो ऐसी चीज को, ऐसे ओरल एग्रीमेंट को आप प्रूव कर सकते हैं। प्रोवाइडेड ऑल्सो दैट द एग्जिस्टेंस ऑफ एनी डिस्टिंक्ट सब्सिक्वेंट ओरल एग्रीमेंट टू रिसाइंड और मॉडिफाई एनी सच कॉन्ट्रैक्ट, ग्रांट और डिस्पोजिशन ऑफ प्रॉपर्टी मे बी प्रूव्ड एक्सेप्ट इन केसेस इन विच such contract, grant or disposition of property is by law required to be in writing or has been registered according to the law in force for the time being in force as to the registration of document। अब ये वाला प्रोविजन बात करता है
पहले वाले प्रोविजन में क्या था कि जो कंडीशन है वो कंडीशन प्रेसिडेंट है, अब ये वाली जो कंडीशन है कंडीशन सब्सिक्वेंट है, मतलब रिटर्न कॉन्ट्रैक्ट बन गया उसके बाद कोई ओरल एग्रीमेंट हो रहा है। तो अगर बाद में पार्टीज ने ओरल एग्रीमेंट करके कॉन्ट्रैक्ट बदल दिया या कैंसिल कर दिया तो प्रूफ कर सकते हैं हम, बट अलाउ कब नहीं होगा, जब कॉन्ट्रैक्ट लॉ के हिसाब से राइटिंग में कंपलसरी हो, मतलब लॉ बोल रहा है कि आप ऐसे कॉन्ट्रैक्ट को तो रिटर्न में ही बनाओगे, उस केस में आप सब्सिक्वेंट ओरल एग्रीमेंट प्रूव नहीं कर सकते। या फिर कॉन्ट्रैक्ट रजिस्टर्ड है, अगर कॉन्ट्रैक्ट रजिस्टर्ड है देन यू आर नॉट अलाउड टू प्रूव योर ओरल एग्रीमेंट एज पर दिस प्रोविजो। नेक्स्ट प्रोविजो बात करता है provided also that any usage or custom by which incidents not expressly mentioned in any contract are usually annexed to contracts of that description may be proved। किसी टाइप का कॉन्ट्रैक्ट में कस्टम होता है जो रिटर्न में नहीं होता, कस्टम तो है पर वो रिटर्न में नहीं होता, और वो कस्टम कॉन्ट्रैक्ट के टर्म से क्लैश भी नहीं कर रहा है, तो ओरल एविडेंस अलाउड है। नेक्स्ट प्रोविजो provided also that the annexing of such incident would not be repugnant to or inconsistent with the express terms of the contract। अगर डॉक्यूमेंट की लैंग्वेज को समझने के लिए ओरल एक्सप्रेशन चाहिए तो अलाउड है। Another provision provided also that any fact may be proved which shows in what manner the language of a document is related to existing facts। तो इसका मतलब अगर डॉक्यूमेंट की लैंग्वेज को समझाने के लिए ओरल एक्सप्लेनेशन चाहिए तो वो अलाउड है। सो रिटर्न कॉन्ट्रैक्ट के टर्म्स को ओरल बातों से बदला नहीं जा सकता, पर कुछ सिचुएशंस दी हैं जहां पे ओरल एविडेंस अलाउड है। इलस्ट्रेशंस देखते हैं। अ पॉलिसी ऑफ इंश्योरेंस इज इफेक्टेड ऑन गुड्स इन शिप्स फ्रॉम कलकत्ता टू विशाखापट्टनम। द गुड्स आर शिप्ड इन अ पर्टिकुलर शिप विच इज लॉस्ट। The fact that the particular ship was orally exempted from the policy cannot be proved। एक इंश्योरेंस पॉलिसी गुड्स पर है, शिप्स फ्रॉम कलकत्ता टू विशाखापट्टनम। अब ये प्रूव नहीं कर सकते कि ओरली बोला गया था ये वाली जो शिप जा रही है फ्रॉम कलकत्ता टू विशाखापट्टनम ये एक्सक्लूडेड है, दिस इज नॉट अलाउड। इलस्ट्रेशन बी, ए एग्रीज एब्सोल्युटली इन राइटिंग टू पे बी 1000 रुपीज ऑन 1 March 2023। The fact that at the same time an oral agreement was made that the money should not be paid till 31st March 2023 cannot be proved। Illustration C, an estate called the Rampur Tea Estate is sold by a deed which contains a map of the property sold। The fact that land not included in the map had always been regarded as part of the estate and was meant to pass by the deed cannot be proved। तो एक रामपुर टी स्टेट मैप के साथ डीड में बिकती है। ओरल एविडेंस अलाउड नहीं है कि मैप के बाहर का लैंड जो है वो भी स्टेट का हिस्सा था। इलस्ट्रेशन डी, ए एंटर्स इनटू अ रिटर्न कॉन्ट्रैक्ट विद बी टू वर्क सर्टेन माइंस द प्रॉपर्टी ऑफ बी अपॉन सर्टेन टर्म्स। ए वाज इंड्यूस्ड टू डू सो बाय अ मिसरिप्रेजेंटेशन ऑफ बीज एज टू देयर फेयर वैल्यू। दिस फैक्ट मे बी प्रूव्ड। ए कॉन्ट्रैक्ट साइन करता है माइंस पे वर्क करने का, लेकिन बी ने उनकी वैल्यू के बारे में झूठ बोला है, मतलब मिस रिप्रेजेंटेशन हुई है। अब मिस रिप्रेजेंटेशन को प्रूव करने के लिए ओरल एविडेंस अलाउड है। इलस्ट्रेशन ई, ए इंस्टीट्यूट्स अ सूट अगेंस्ट बी फॉर द स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट एंड ऑल्सो प्रेज दैट द कॉन्ट्रैक्ट मे बी रिफॉर्म्ड एज टू वन ऑफ इट्स प्रोविजंस एज दैट प्रोविजन वॉज इंसर्टेड इन इट बाय मिस्टेक। A may prove that such a mistake was made as would by law entitle him to have the contract reformed। A specific performance और contract correction दोनों मांग रहा है क्योंकि एक प्रोविजन गलती से ऐड हो गया था कॉन्ट्रैक्ट में, तो जो मिस्टेक है उसको ओरली प्रूफ किया जा सकता है। F, A order goods of B by a letter in which nothing is said as to the time of payment and accepts the goods on delivery। B sues A for the price। A may show that the goods were supplied on credit for a term still unexpired। A goods ऑर्डर करता है और डॉक्यूमेंट पेमेंट टाइम के बारे में साइलेंट है। A प्रूव कर सकता है कि गुड्स क्रेडिट पर दिए गए थे। इलस्ट्रेशन जी, A sells B a horse and verbally warrants him sound। A gives B a paper in these words, bought of a horse for 30,000 rupees। B may prove the verbal warranty। A B को horse बेचता है, वर्बली वारंटी देता है कि हॉर्स जो है वो ठीक है, साउंड है। पेपर पर सिर्फ बॉट अ हॉर्स फॉर ₹30,000 लिखा है।
वर्बल वारंटी प्रूव की जा सकती है। एक हॉर्स साउंड था। एच, ए हायर्स लॉजिंग्स ऑफ बी एंड गिव्स बी अ कार्ड ऑन विच इज रिटन rooms 10,000 rupees a month. A may prove a verbal agreement that these terms were to include partial board. A hires lodging of B for a year and a regularly stamped agreement drawn up by an advocate is made between them. It is silent on the subject of board. A may not prove that board was included in the term verbally. एक शॉर्ट नोट लिखा है रूम्स 10,000 रुपीज फॉर पर मंथ। ये प्रूव कर सकता है कि बोर्ड इंक्लूड था, बट अगर फॉर्मली ड्राफ्टेड एग्रीमेंट है तो ओरल एविडेंस अलाउ नहीं होगा ड्राफ्टेड एग्रीमेंट का। आई, ए अप्लाइज टू बी फॉर अ डेट ड्यू टू ए बाय सेंडिंग अ रिसिप्ट फॉर द मनी। बी कीप्स द रिसिप्ट एंड डज नॉट सेंड द मनी इन अ सूट फॉर द अमाउंट। ए मे प्रूव दिस। ए बी को रिसिप्ट भेजता है पर बी पैसे नहीं भेजता। ए प्रूव कर सकता है कि रिसिप्ट भेजना पेमेंट रिसीव करना नहीं था। जे, ए एंड बी मेक अ कॉन्ट्रैक्ट इन राइटिंग टू टेक इफेक्ट अपॉन द हैपनिंग ऑफ अ सर्टेन कंटिजेंसी। द राइटिंग इज लेफ्ट विद बी हु सूज ए अपॉन इट। ए मे शो द सर्कमस्टांसेस अंडर विच इट वॉज डिलीवर्ड। कॉन्ट्रैक्ट कंटिजेंसी पर इफेक्टिव होना था और पेपर बी के पास थे। ए प्रूव कर सकता है कि डॉक्यूमेंट किस सर्कमस्टांस में डिलीवर हुआ था। इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट सेक्शन 96 के ऊपर। ये बात करता है एक्सक्लूजन ऑफ एविडेंस टू एक्सप्लेन और अमेंड एम्बिगुअस डॉक्यूमेंट। अगर डॉक्यूमेंट एम्बिगुअस है उसके बारे में बात कर रहा है 96। व्हेन द लैंग्वेज यूज्ड इन अ डॉक्यूमेंट इज ऑन इट्स फेस एम्बिगुअस और डिफेक्टिव, एविडेंस मे नॉट बी गिवन ऑफ फैक्ट्स विच वुड शो इट्स मीनिंग और सप्लाई इट्स डिफेक्ट्स। अगर डॉक्यूमेंट के वर्ड्स खुद ही देखने पर अनक्लियर, कंफ्यूजिंग या डिफेक्टिव लग रहे हैं तो आप ओरल एविडेंस या बाहर की बात लाकर उसका मीनिंग एक्सप्लेन नहीं कर सकते। मतलब अगर डॉक्यूमेंट अंदर ही अंदर कंफ्यूजिंग है, कॉन्ट्रैक्ट के बाहर से आप एविडेंस अलाउ करोगे तो वो अलाउड नहीं है। इलस्ट्रेशन ए, ए एग्रीज इन राइटिंग टू सेल अ हॉर्स टू बी फॉर 1 लाख रुपीज और 1,50,000 रुपीज। एविडेंस कैन नॉट बी गिवन टू शो विच प्राइस वॉज टू बी गिवन। सो ए लिख रहा है कि वो बी को हॉर्स बेचेगा 1 लाख या 1.5 लाख में। इसमें खुद डॉक्यूमेंट ही अनक्लियर है, कौन सा प्राइस 1 लाख मानने या 1.5 लाख मानने। मतलब डॉक्यूमेंट ही अनक्लियर है तो ओरल क्लैरिफिकेशन अलाउड नहीं है। इलस्ट्रेशन बी, अ डीड कंटेन्स ब्लैंक्स। एविडेंस कैन नॉट बी गिवन ऑफ फैक्ट्स विच वुड शो हाउ दे वर मेंट टू बी फिल्ड। एक डीड में ब्लैंक्स है, मतलब खाली जगह छोड़ी हुई है, जैसे कि नेम, अमाउंट या डेट, वो भी ब्लैंक है। अब आप बाहर की बात यानी ओरल एविडेंस से बता नहीं सकते कि ये ब्लैंक्स कैसे भरने थे या किसने भरने थे, ये चीजें अलाउड नहीं है। अगर डॉक्यूमेंट खुद ही अनक्लियर है तो ओरल एविडेंस से उसकी क्लैरिटी नहीं दी जा सकती। नो एक्सटर्नल एविडेंस इज अलाउड। तो इसी के साथ चलते हैं हम सेक्शन 97 पे, जो बात करता है एक्सक्लूजन ऑफ एविडेंस अगेंस्ट एप्लीकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट टू एग्जिस्टिंग फैक्ट्स। सेक्शन 97 रीड्स एज व्हेन लैंग्वेज यूज्ड इन अ डॉक्यूमेंट इज प्लेन इन इटसेल्फ and when it applies accurately to existing facts, evidence may not be given to show that it was not meant to apply to such facts. अगर डॉक्यूमेंट की लैंग्वेज बिल्कुल क्लियर है और वो एग्जिस्टिंग फैक्ट्स पर सही सही अप्लाई हो रही है तो ओरल एविडेंस अलाउ नहीं होता, ये बताने के लिए कि डॉक्यूमेंट का मतलब कुछ और था। मतलब जब डॉक्यूमेंट क्लियर है किसी को ये बोलने का चांस नहीं मिलेगा कि मैंने कुछ और मीनिंग सोचा था। रिटन वर्ड्स फाइनल होते हैं जब वो क्लियर और बिल्कुल सही फिट बैठ रहे हैं। इलस्ट्रेशन, ए सेल्स टू बी बाय डीड माई स्टेट एट रामपुर कंटेनिंग 100 बिगास। ए हैज एन स्टेट एट रामपुर कंटेनिंग 100 बिगास। एविडेंस मे नॉट बी गिवन ऑफ द फैक्ट दैट स्टेट meant to be sold was one situated at a different place and of a different size. तो ए बी को डीड में लिखता है माई स्टेट एट रामपुर कंटेनिंग 100 बिगास, और वैसे ही ए के पास रामपुर में एक स्टेट है जिसमें एग्जैक्टली 100 बिगास है। तो ए ये प्रूव नहीं कर सकते कि एक्चुअली वो किसी और जगह के बारे में बात कर रहा था। सेक्शन 98, व्हेन लैंग्वेज यूज्ड इन अ डॉक्यूमेंट इज प्लेन इन इटसेल्फ बट इज अनमीनिंग in reference to existing facts, evidence may be given to show that it was used in a particular sense. मतलब लैंग्वेज तो क्लियर है पर एग्जिस्टिंग फैक्ट से मैच नहीं होती। कभी कभी डॉक्यूमेंट के वर्ड्स क्लियर होते हैं पर रियल दुनिया के फैक्ट से उनका मीनिंग फिट नहीं बैठता।
ऐसी सिचुएशन में कोर्ट एविडेंस अलाउ कर देगा ये देखने के लिए कि वर्ड्स स्पेशल या पेक्युलर सेंस में यूज किए गए हैं। इलस्ट्रेशन देख, A sells to B by deed my house in Kolkata. A had no house in Kolkata, but it appears that he had a house at Havra, of which B had been in possession since the execution of the deed. These facts may be proved to show that the deed related to the house at Havra. A अपनी deed में लिखता है my house in Kolkata. A के पास कोलकाता में हाउस ही नहीं है, A के पास हावड़ा में हाउस है, B उस हाउस में तब से रह रहा है जब से डीड साइन हुआ है। कोर्ट एविडेंस अलाउ करेगा ये प्रूव करने के लिए कि मतलब था उसका कि हावड़ा वाला हाउस। मतलब वर्ड्स क्लियर हो सकते हैं पर फैक्ट्स के हिसाब से उनका मीनिंग अनक्लियर हो जाए तो ओरल एविडेंस अलाउ होता है मीनिंग को क्लैरिफाई करने के लिए। चलते हैं नेक्स्ट सेक्शन 99 पे। When the facts are such that the language used might have been meant to apply to anyone and could not have been meant to apply to more than one of several persons or things, evidence may be given of facts which show which of those persons or things it was intended to apply। अगर डॉक्यूमेंट की लैंग्वेज ऐसी हो कि वो कई पर्सन या थिंग्स पर अप्लाई हो सकती है लेकिन ऑब्वियसली एक ही का रेफरेंस इंटेंट था, कोर्ट एविडेंस अलाउ करेगा आइडेंटिफाई करने के लिए कि किस पर्सन या थिंग की बात हो रही है। Illustration, A agrees to sell to B for 1000 rupees my white horse. A has 2 white horse. Evidence may be given of facts which shows which of them was meant. Illustration B, A agrees to accompany B to Ramgarh. Evidence may be given of facts showing whether Ramgarh in Rajasthan or Ramgarh in Uttarakhand was meant. Next section 100 देखते हैं। When the language used applies partly to one set of existing facts and partly to another set of existing facts, but the whole of it does not apply correctly to either, evidence may be given to show to which of the two it was meant to apply। अब सेक्शन 100 में जो लैंग्वेज है वो पार्टली फिट हो रही है वन फैक्ट पे और पार्टली लग रही है दूसरे फैक्ट पे। कभी कभी डॉक्यूमेंट की लैंग्वेज थोड़ा थोड़ा एक सेट ऑफ फैक्ट से मैच हो जाती है, थोड़ा थोड़ा दूसरे सेट ऑफ फैक्ट से मैच होती है, लेकिन पूरी तरह से किसी भी फैक्ट से मैच नहीं होती। ऐसी सिचुएशन में एविडेंस अलाउ होगा ये दिखाने के लिए कि डॉक्यूमेंट एक्चुअली किस सेट ऑफ फैक्ट्स को रेफर कर रहा था। इलस्ट्रेशन, A agrees to sell to B my land at X in the occupation of Y. A has land at X but not in the occupation of Y. And he has land in the occupation of Y but is not at X. Evidence may be given of facts showing which he meant to sell. A लिखता है my land at X in the occupation of Y but रियलिटी A के पास X पर लैंड है पर Y वहां रहता है। A के पास Y के ऑक्यूपेशन वाला लैंड भी है पर वो X में नहीं है। दोनों थोड़ा थोड़ा मैच तो हो रहे हैं पर पूरी तरह मैच नहीं हो रहे, तो कोर्ट एविडेंस अलाउ करेगा डिसाइड करने के लिए कि A जो है वो कौन सा लैंड को सेल करना चाहता है। इसी के साथ चलते हैं सेक्शन 101 पे। एविडेंस में बी गिवन टू शो द मीनिंग ऑफ इलेजिबल और नॉट कॉमनली इंटेलिजिबल कैरेक्टर्स ऑफ फॉरेन, ऑब्सोलीट, टेक्निकल, लोकल एंड रीजनल एक्सप्रेशंस ऑफ एब्रिविएशंस एंड ऑफ वर्ड्स यूज्ड इन पेक्यूलियर सेंस। जब वर्ड्स दोनों तरफ थोड़ा मैच करें पर पूरा नहीं तो एविडेंस अलाउ होता है डिसाइड करने के लिए एक्चुअल रेफरेंस क्या था। तो सेक्शन 101 में जब मीनिंग जो है वो डिफिकल्ट या टेक्निकल या फॉरेन या लोकल वर्ड से रिलेटेड है, तो अगर डॉक्यूमेंट में कुछ वर्ड्स इलेजिबल है मतलब पढ़ना मुश्किल हो रहा है उनको, अनकॉमन फॉरेन लैंग्वेज है, ऑब्सोलीट यानी पुराने जमाने के वर्ड्स हैं, टेक्निकल टर्म्स है, लॉजिकल या रीजनल एक्सप्रेशंस वाले वर्ड है या एब्रिविएशंस है या फिर यूज्ड इन वर्ड्स यूज्ड इन स्पेशल और पेक्युलर सेंस वाले हों, तो एविडेंस अलाउ होता है उनके मीनिंग को एक्सप्लेन करने के लिए। इलस्ट्रेशन, A agrees to sell to B all my modes. A has both models and modeling tools. Evidence may be given to show which he meant to sell. A जो एक स्कल्पचर है मतलब जो मूर्ति बनाने वाले होते हैं, B को बेचने को एग्री करता है ऑल माई मोड्स। मोड्स का मीनिंग अनक्लियर है। मॉडल्स फॉर एग्जांपल स्कल्पचर्स या मॉडलिंग टूल्स मतलब जो काम के टूल्स होते हैं। एविडेंस अलाउ होगा ये बताने के लिए कि ए का मोड से क्या मतलब है। सेक्शन 102 देखते हैं। पर्सन्स हु आर नॉट पार्टीज टू अ डॉक्यूमेंट और देयर रिप्रेजेंटेटिव्स इन इंटरेस्ट may give evidence of any facts tending to show a contemporaneous agreement varying the terms of the document. Stranger जो थर्ड पार्टी है can prove oral terms even if parties cannot. Normally parties of the document oral agreement से document को change नहीं कर सकते। Stranger यानी third party can prove oral terms even if parties cannot. Third parties जो contract के signatory नहीं है या उनके representatives evidence दे सकते हैं कि document के साथ कोई oral agreement भी हुआ था अगर वो उनके इंटरेस्ट को अफेक्ट करता है। A and B make a contract in writing that B shall sell a certain cotton to be paid for on delivery.
At the time, they make an oral agreement that 3 months credit shall be given to A. This could not be shown as between A and B, but it might be shown by C if it affects his interest. A और B एक रिटर्न कॉन्ट्रैक्ट बनाते हैं. B कॉटन बेचेगा A को, पेमेंट डिलीवरी पर होगी, लेकिन सेम टाइम पर एक ओरल एग्रीमेंट भी होता है कि A को 3 महीने का जो है क्रेडिट टाइम मिलेगा. A और B कोर्ट में ये ओरल एग्रीमेंट को प्रूव नहीं कर सकते, लेकिन सी जो थर्ड पार्टी है अगर प्रूव करना चाहे और अगर उसका इंटरेस्ट इफेक्ट हो रहा है तो वो ये चीज को प्रूव कर सकता है. जो ओरल एग्रीमेंट था 3 महीने के क्रेडिट मिलने का. सेक्शन 103, नथिंग इन दिस चैप्टर शैल बी टेकन टू अफेक्ट एनी ऑफ द प्रोविजंस ऑफ द इंडियन सक्सेशन एक्ट एज टू द कंस्ट्रक्शन ऑफ विल्स. सेक्शन 103 में विल्स के लिए स्पेशल रूल अप्लाई हो रहा है. इस चैप्टर में, दैट इज चैप्टर और इंटरप्रिटेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स, इस चैप्टर का कोई भी प्रोविजन इंडियन सक्सेशन एक्ट 1925 के रूल्स को अफेक्ट नहीं करेगी. जब बात विल्स यानी वसीयत की होगी, उसको कंस्ट्रक्शन या इंटरप्रिटेशन की होगी. विल्स को इंटरप्रेट करने के लिए स्पेशल रूल्स होते हैं. यहाँ दिए गए जो रूल्स हैं इस चैप्टर में, विल्स के इंटरप्रिटेशन को बदल नहीं सकते. सो कॉन्ट्रैक्ट, डीड्स, ग्रांट्स, इस चैप्टर के रूल्स अप्लाई होंगे. विल्स पे कौन से रूल अप्लाई होंगे? वो होंगे इंडियन सक्सेशन एक्ट के. तो विल्स को समझने या इंटरप्रेट करने का तरीका अलग होता है, ये चैप्टर उसको बदल नहीं सकता. सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो. आई होप आपको कुछ इन्फॉर्मेशन मिली होगी और एक एक चीज समझ आई होगी, और आप कनेक्टेड रहिए ऐसी और इन्फॉर्मेशन के लिए. थैंक यू सो मच.